स्पेशली जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट देख रहे हैं और जो इंटरेस्टेड भी हैं इसमें, तो आप हमें ये बताइए कि जो हमारे रेफरेंस से आएंगे उन्हें आप क्या स्पेशल ऑफर देंगे, कितना डिस्काउंट करेंगे, क्या फेवर करेंगे आपने? डॉक्टर साहब, एज मैटर करती है रिजल्ट्स पे? लास्ट एज लिमिट क्या होगी कि जिसके बाद आप बोले कि हम इस ट्रीटमेंट पे पेशेंट को नहीं ले जा सकते? एक्सोसोम के जरिए जो है हम बेसिकली पेशेंट के जो हेयर है होते हैं, जो हेयर फॉलिकल होते हैं, उनका हम सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते हैं। सिंपल। हम जब इस ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं, रिजल्ट आ भी गए, वो रिजल्ट्स कितना अर्सा तक स्टे करते हैं? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का वेट बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन उसका जो मास है वो ज्यादा होता है, लाइक बॉडी में फैट ज्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ओलंपिक की बात की, क्या ये सेफ है? लोग आजकल बहुत ज्यादा इसकी तरफ जा रहे हैं। ये PRP से 18 गुना ज्यादा पावरफुल है। क्या वजह है कि यहाँ पे डॉक्टर पे इतना ट्रस्ट नहीं है, या वो ट्रीटमेंट्स यहाँ अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से लोगों को वहाँ जाना पड़ता है? करंटली 20+ टाइप का एक्सोसोम हमारे पास अवेलेबल, जिसमें अमेरिकन, स्पेनिश, कोरियन, इटालियन, ये सब अवेलेबल है। बात करें प्राइसेस जो है वो, अगर आप एक्सोसोम्स की ले लें तो मिनिमम जो कम से कम प्राइस है वो लास्ट में जो हमारे जो प्रीमियम एक तरह से एक्सोसोम्स है उसमें अमेरिकन एक्सोसोम्स आ जाते हैं। उसका जो मिनिमम प्राइस होता है एक्सोसोम से, अगर आपके सर पे 20 से 40 हज़ार बाल है, वो तमाम के तमाम आप वापस बचा सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वाइटनिंग क्रीम्स आ रही हैं, इंजेक्शंस आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं। लोग बगैर डॉक्टर के जाए, स्किन टाइप सजेस्ट किए बगैर ही उन ट्रीटमेंट्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वेलकम टू सोफिया मलिक पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में बात होगी स्किन के बारे में। आपकी स्किन टाइप क्या है, आपको कौन सी डेली रूटीन यूज़ करनी चाहिए, किस एज में ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए, किस एज में नहीं करने चाहिए, इन सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नुमान शाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के आज यहाँ आए। थैंक यू सो मच, आपकी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप लोग हमें बुलाएं और हम ना आए, ये नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप बताइए अपनी एक्सपर्टीज के बारे में। आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, कहाँ किया, थोड़ा सा? मैंने बेसिक जो ग्रेजुएशन है वो यहीं से बलूचिस्तान से की है और इसके बाद मैंने फेशियल एस्थेटिक्स में डिप्लोमा किया हुआ है अमेरिकन एस्थेटिक एसोसिएशन से 2018 में। उसके बाद फिर मुख्तलिफ कोर्सेज अटेंड करने के लिए मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर गए हैं और अभी करंटली मैं क्वेटा में 2 क्लिनिक्स एस्थेटिक क्लिनिक रन कर रहा हूँ जो फुली इक्विप्ड है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम स्किन टाइप से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहला अलमिया तो ये है कि लोगों को यहाँ पे अपनी स्किन टाइप्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है कि उनकी स्किन टाइप क्या है। तो आपको लगता है कि बगैर ये तशखीस किए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आप किसी भी ट्रीटमेंट पर चले जाएं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ स्किन टाइप्स दिए हैं, मुख्तलिफ एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अल्लाह ताला ने स्किन टाइप दी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि उनको पता चले कि मेरी स्किन टाइप कौन सी है। यानी पहले तो ये पता नहीं है कि मतलब कलर के हिसाब से हमारी स्किन टाइप कौन सी है। बेसिकली जो हम एशियन हैं, हमारी स्किन टाइप जो है वो 4 है और जो दूसरा ये चीज़ है कि मेरी स्किन टाइप ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, इस बारे में काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो वो नॉलेज के बगैर जो क्रीम्स या जो भी ट्रीटमेंट्स लेते हैं उसका फिर बाद में उनको साइड इफेक्ट्स। डॉक्टर साहब, स्किन टाइप हमें कैसे, सपोज अब मैं हूँ, अक्सर लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, सम एरियाज हैं ऑयली हैं, सम ड्राई हैं, तो ऐसी स्किन टाइप को आप क्या कहेंगे? अच्छा, वो किस उसमें आएगी? इस स्किन टाइप को हम टी जोन या टी जोन ऑयली स्किन टाइप कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो आपका फॉरहेड है और नोज एरिया है वो ऑयली होता है, बाकी चीक्स और चिन एरिया जो है वो आपका ड्राई होता है। तो जो आप समझते हैं, जैसे पाकिस्तान में तो इतनी आप नहीं समझते हैं कि स्किन के ऊपर इतना काम हुआ है या स्किन की क्वालिटी के हवाले से इतने प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं या हमने उसके ऊपर काम किया है। लेकिन आप अगर मेरे प्रैक्टिस या मेरे क्लिनिक की तरफ आएंगे तो मेरे क्लिनिक में आपको हर स्किन टाइप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो अवेलेबल होंगे आपके पास। जैसे हमारे पास एक इंटरनेशनल ब्रांड है फार्मा सीरीज,
अब पार्मा सीरीज में हमारे पास हर स्किन टाइप का एक पूरा सीरीज है, पूरा रेंज है। मतलब डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपनी स्किन टाइप के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके बाद लाइक अगर इवन हमने मॉइस्चराइजर भी यूज करना है तो वो भी स्किन टाइप हमें पता होनी चाहिए। आपकी बात ये बिल्कुल सही है। सबसे मेन चीज जो है हमारे स्किन में मॉइस्चराइजर का मैं मेनली जो रिकमेंड करता हूँ पेशेंट को कि हमारे पास आपने अगर कोई भी ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है, लेकिन आपने जनरली अगर आपने स्किन का ख्याल रखना है तो आपने 3 चीजें लाजमी यूज करनी है, सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर और एक अच्छा सा क्लींजर या फेस वॉश। अब आप आते हैं कि मैं मॉइस्चराइजर यूज करूँ। अब मॉइस्चराइजर में कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर्स आते हैं जिनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। आपकी तरह जो ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले लोग हैं, जब वो यूज करते हैं तो उनके फेस के ऊपर कमोडोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आना शुरू हो जाते, बाद में एक्नी में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन अब सेम वही पेशेंट है, उसको अगर हम उसके स्किन के टाइप के मुताबिक मॉइस्चराइजर देंगे तो उनको इशू भी नहीं होंगे और उनका स्किन भी हाइड्रेट रहेगा और फ्रेश रहेगा। डॉक्टर साहब असल में लोगों को ये होता है कि जस्ट अगर स्किन टाइप पूछने के लिए अगर एक नॉर्मल स्किन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम डॉक्टर के पास इवन नहीं जाते हैं। और उन्हें लगता है अगर एक्नी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ब्लैक हेड्स नहीं है, व्हाइट हेड्स नहीं है, तो जस्ट मॉइस्चराइजर सजेस्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जाना क्यों ज़रूरी है। और यही होता है, सॉरी टू से, बट आजकल ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि स्किन डॉक्टर्स जो हैं वो जस्ट अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए डिफरेंट हर्बे करते हैं, स्किन टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि जी आपके लिए ये मॉइस्चराइज़र है, कोई भी मॉइस्चराइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर ऑयली स्किन है तो अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि स्किन पे ऑलरेडी इतना ऑयल है तो हमें तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। क्या हर स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है? अच्छा, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा फर्दर आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। फर्स्ट वाला आपने मैं थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करवाया। सेकंड तो आपने ये कहा कि जो मॉइस्चराइजर लाइक उसको रिकमेंड करवा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जस्ट डॉक्टर के पास जस्ट लोशन पूछने के लिए या मॉइस्चराइजर पूछने के लिए, सजेस्ट करवाने के लिए क्यों जाना है? स्किन स्पेशलिस्ट के पास जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो हम नहीं जाते हैं। बिल्कुल, मेन इशू ये है कि पहले जमाने में ये होता था कि सिर्फ एक टाइप का डॉक्टर आपको मिलता था स्किन से रिलेटेड, जो जैसे आप बात कर रहे हैं कि इश्यूज से रिलेटेड, जैसे आपको प्रॉब्लम हो गई, कोई स्किन के डिजीज हो गए, कोई बर्न हो गया, कुछ लाइक एक्नी वगैरह इस तरह के कंडीशंस हो गए तो आप डॉक्टर के पास जाते। लेकिन करंटली जो मेरी स्पेशलिटी है वो ये स्पेशलिटी है कि वो हर किसी की जरूरत है, हर किसी की नीड है। जिनको प्रॉब्लम न भी हो वो भी हमारे पास आ सकता है, जिनको इवन प्रॉब्लम की वजह से उनकी एस्थेटिक लुक डिस्टर्ब हो रही हो वो भी हमारे पास आ सकते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि स्किन लाइक कोई भी आप मॉइस्चराइजर कुछ भी यूज कर सकते हैं। पहली बात यह है कि स्किन एक लिविंग ऑर्गन है, ठीक है, वो एक जिंदा चीज है, ठीक है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं मल सकते, कुछ भी नहीं मल सकते। वो एक दरवाजा नहीं है, एक दीवार नहीं है, एक गाड़ी का शीशा नहीं है जिसके ऊपर आप कुछ भी मल लें, ठीक है। स्किन जो एक लिविंग हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, उसकी अपनी एक फिजियोलॉजी है, ठीक है। उसने सीबम प्रोड्यूस करना है, उसने स्वेट्स प्रोड्यूस करना है, उसने डेड स्किन निकालना है, उसने अपने हमारे स्किन को एक बैरियर की तरह प्रोटेक्ट करना है। उसमें फर्दर ये है कि उसने हमें अल्ट्रावायलेट रेज और स्किन कैंसर से बचाना है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप यूं उठा के कॉस्मेटिक की चीजें नहीं मल सकते। उसकी जो नेचुरल फिजियोलॉजी है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसके सरफेस पे नॉर्मल फ्लोरा पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अब आप कोई भी कुछ भी उठा के उसके ऊपर मलेंगे तो उसकी जो नेचुरल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो डिस्टर्ब होगी तो फिर आपके लिए बाद में इश्यूज होंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी स्किन जो है वो यूनिक है, आप चेंज नहीं कर सकती, आप परचेस नहीं कर सकती, मार्केट में जाके दूसरा नहीं ले सकती है ये स्किन। इसको आप कभी भी दोबारा से न परचेस कर सकती है न दोबारा से चेंज कर सकती है। अगर आपने एक दफा इसको खराब कर दिया तो फिर आप हमेशा यही खराब मुंह लेके फिरेंगे। डॉक्टर साहब अभी आपने चेंज करने की बात की कि स्किन को चेंज नहीं कर सकते। इवन हम जितनी भी प्रमोशंस देखते हैं, जितने भी एड्स देखते हैं, तो उसमें डॉक्टर की सबसे पहली बात ही होती है कि आप हमारे पास आए तो हम 100% आपकी स्किन को चेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब अब जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, जो व्हाइटनिंग के हो रहे हैं, हाइड्रोफेशियल्स हो रहे हैं, ड्रिप्स लग रही हैं, इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो वो जो डॉक्टर्स कहते हैं कि चेंज कर देंगे और आपने कहा कि स्किन को चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें क्या? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डॉक्टर
क्वालिफाइड डॉक्टर ये कहता होगा। और कुछ लोग प्रमोशन के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, या कुछ इस तरह के इररिलेवेंट लोग होते होंगे जो इस तरह के प्रमोशंस करते हैं। आप इंसान की जो फेस है या जो स्किन है, जो अल्लाह ताला ने एक चीज तख्लीक की है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसकी क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, आप उसकी जो शेड है उसको 2-3 लाइट कर सकते हैं। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता है कि मैं आपको, आप टाइप 4 स्किन की है, एशियन है, मैं आपको एकदम से अमेरिकन या यूरोपियन या गोरा बना दूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब भी हमारे पास इस तरह के कंसर्न के साथ पेशेंट आते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको यानी क्या कहते हैं, इस तरह की मिसकंसेप्शंस होती है कि बस मैं 2-3 इंजेक्शन लगाऊंगा और एकदम से गोरा हो जाऊंगा और हमेशा के लिए इस तरह रहूंगा, तो सबसे पहले हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि जो हमारी स्किन है, कि वापस हम उसी बात पे आ रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी स्किन एक लिविंग ऑर्गन है, ठीक है, वो एक जिंदा ऑर्गन है और उसमें सेल्स है, उसकी अपनी फिजियोलॉजी है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि आपकी स्किन कोई दरवाजा नहीं है, कोई दीवार नहीं है जिसको हम एकदम से पेंट लगा के चेंज करेंगे, ठीक है। आपकी स्किन की अपनी एक फिजियोलॉजी है, उसमें कलर के कुछ सेल्स है, पिगमेंट के कुछ सेल्स है जिसको मेलानोसाइट्स कहते हैं या मेलानिन कहते हैं। उसके फर्दर 2 सब टाइप्स होते हैं, जैसे यूमिलानिन, प्यूमिलानिन, कुछ ऐसे होते हैं ब्राउन होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। जब भी आप इस तरह के कोई ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उसमें आप उसके डीएनए को चेंज नहीं कर रहे होते, आप जस्ट जो करंट आपके सेल्स है, जो मेलानिन के सेल्स है, वो जो ब्राउन और ब्लैक है, उसमें से आप ब्राउन को जो है वो लाइटर करते हैं, ब्लैक को ब्राउन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब तक जो सेल्स ऑलरेडी डीएनए ने प्रोड्यूस किए हैं, वही सेल्स आप चेंज कर सकते हो। कल को फर्ज करें आपके न्यू सेल्स बनेंगे, तो न्यू सेल्स आपका डीएनए वही सेल्स बनाएंगे जो आपके नेचुरली, जो आपके जीन्स में, जो आपके जीन्स में। जब भी आप इस तरह के वाइडनिंग इंजेक्शन वगैरह की तरफ जाते हैं, वो बेसिकली इम्यून बूस्टर्स हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं आपके। उसके साथ साथ वो 2-3 शेड आपके कलर को लाइट कर देते हैं, लेकिन वो तब तक जब तक आप वो इंजेक्शन लगा रहे हैं या वो टेबलेट यूज कर रहे हैं। जब भी आपके जैसे ब्लड के सेल्स 3-4 महीने में रिप्लेस होते हैं, इसी तरह मेलानिन के सेल्स भी वक्त के साथ रिप्लेस होते हैं। तो जो आपके चेंज हुए सेल्स है, वो जब वक्त के साथ रिप्लेस हो जाएंगे तो वापस आपका अपना नेचुरल कलर होगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम किसी को एकदम से उसकी जो नेचुरल फिजियोलॉजी है या जो इसकी नेचुरल कम्प्लेक्शन है उसको चेंज करें। अगर कुछ लोग हमारे पास आते हैं, सेलिब्रिटीज के एग्जांपल्स देते हैं, या कुछ लोग आते हैं इस तरह के कजन्स वगैरह मेरे, ये वो कुछ लोग ऐसे होता है कि उन्होंने स्टेरॉइड्स क्रीम या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगा के टेम्परेरी तौर पर स्किन को बेहतर किया होता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सेलिब्रिटीज की बात की है, तो फॉर एग्जांपल भी इन्हीं को दिखाया जाता है और हम डिफरेंस देखते भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमने डिफरेंस देखा है। वो क्या डिफरेंस होता है? और दूसरा ये मैं सवाल करना चाहूंगी कि स्किन वाइटनिंग में और ब्राइटनिंग में क्या डिफरेंस है? अच्छा, वाइटनिंग का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। दुनिया में जितनी भी वाइटनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे या जितनी भी वाइटनिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम था, उसके ऊपर अभी बैन हो रहा है, ठीक है। इवन पाकिस्तान में भी इन चीजों के ऊपर बैन है कि आपने वाइटनिंग को प्रमोट नहीं करना है। वाइटनिंग तो मतलब आप समझ ले कि हमारे पास ये पेपर है, ये वाइट है, या दीवार है वो वाइट। इंसान कभी आपने इस तरह का वाइट नहीं देखा होगा। अगर वो इस तरह का वाइट होता है तो उसको बर्स की बीमारी होती है। तो मेरे ख्याल से बेसिक जो कंसेप्ट है इसका ग्लो है, ग्लो या खूबसूरती कह सकते हैं, या उसको ब्राइटनिंग कह सकते हैं। तो ब्राइटनिंग में ये होता है कि आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, हेल्दी होती है, उसमें जो आपके कोलेजन की मिकदार है वो ज्यादा होती है, आप यंग दिखते हैं। तो इवन आप कलर के ऊपर नहीं जाते हैं। तब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गोरा रंग खूबसूरती का मयार नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोगों ने इसको मयार बनाया है तो ये हमारी एक एहसास कमतरी है। वो एहसास कमतरी जो हम अंग्रेज के गुलाम थे पहले, आजादी से पहले अंग्रेज हमारे बॉसेस होते थे, हम उनकी तरह दिखना चाहते थे, या हम उनको फॉलो करने के लिए उनकी वजह से हम गोरे रंग खूबसूरती का मयार हमने बनाया। मैं थोड़ा सा स्टार्ट से लेना चाहूंगी कि हमें स्किन केयर
और स्किन ट्रीटमेंट में मतलब एक तो क्या डिफरेंस है, स्किन केयर हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए, किस एज से, और इवन स्किन ट्रीटमेंट्स पे हमें किस एज से जाना चाहिए? अच्छा, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको हम स्किन केयर का हिस्सा ही समझते हैं। जब आप होश संभालते हैं 17-18 साल की उम्र में, सबसे पहला जो केयर है आपका वहाँ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि उस एज में आपके हार्मोन्स पीक पे होते हैं। 17-18 उस टाइम में आपके फेस पे एक्ने आते हैं, उस टाइम में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। अगर उस टाइम आपने केयर कर लिया, उस टाइम आपके फेस के ऊपर एक्ने नहीं आए, के मार्क्स नहीं रहे, आपने प्रॉपर अपनी स्किन का ख्याल रखा है, इवन आपके स्किन के ऊपर अगर दाने वगैरह आ भी गए, तो उस टाइम आपने टाइम पे ट्रीटमेंट करवा लिया, उन दानों को इस हद तक नहीं छोड़ा जैसे हमारे आमतौर पर ये कंसेप्ट है कि जवानी के दाने वक्त के साथ चले जाते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये वक्त के साथ चले जाते हैं, लेकिन उसके स्कार्स हमेशा के लिए रह जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आपने एक्ने की बात की, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, नॉर्मली जैसे 17-18 साल की एज में यहाँ पे एक्ने का प्रॉब्लम बच्चे और बच्चियों में बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल एक्ने में, सिस्टिक एक्ने में क्या डिफरेंस है? ये किस टाइप के एक्नीज होते हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली जो हमारे यंग एज में बच्चे होते हैं, बच्चे या बच्चियां होती हैं, जैसे प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, तो उनके बॉडी में एकदम से हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो हार्मोन्स बनने की वजह से, यानी हार्मोन्स एक तरह से पीक पे चले जाते हैं। ये उनके फेस के ऊपर स्वेटिंग वगैरह ज्यादा होती है, ऑयल सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है। उसके अलावा उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह से बेहतर नहीं होती है, खाना पीना, रहना पीना, नींद वगैरह वो टाइम पे नहीं होता है। तो उसकी वजह से इनकी जो स्किन है, जब हार्मोन्स इनकी बॉडी में ज्यादा बनते हैं, फिर स्किन के अंदर, स्पेशली हमारे फेस के अंदर स्पेशस ग्लैंड होते हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह से ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। वो सीबम प्रोडक्शन जब वो जो स्पेशस ग्लैंड है वो जब ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं और वो बाहर से प्रॉपर क्लींजिंग नहीं होती हो, बाहर से वो पोर्स में स्टक हो रहे हो, जब वो पोर्स में स्टक होते हैं तो वहां पे फिर वो जो डेड स्किन है और नॉर्मल फ्लोरा पे जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो उसके साथ मिलके उससे एक्नी बन जाते हैं। स्टार्टिंग में यही होता है कि नॉर्मली इस तरह के पिंपल्स, जिसको हम नॉर्मल उसमें कहते हैं, वो बन जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ अगर उनका यही रूटीन रहा तो वो जो स्पेशस ग्लैंड होते हैं वो बेसिकली सिस्ट में बदल जाते हैं, यानी ओवर प्रोडक्शन की वजह से उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है और साइज इंक्रीज होने की वजह से वो सिस्ट बन जाता है, तो उसको फिर हम सिस्टिक एक्नी कंसिडर करते हैं। बेसिकली ये होता है कि हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने ये नहीं सोचना है कि ये जवानी के दाने और वक्त के साथ चले जाएंगे, आपने टाइम के ऊपर डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है। अगर आप वक्त पे ट्रीटमेंट लेंगे तो ये एक्नी भी वक्त से पहले खत्म हो जाएंगे और उसके निशान भी नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे जवानी के दाने के नाम पे, तो उसकी जो स्कार्स या निशान है वो लाइफ टाइम के लिए आपके फेस के ऊपर रहेंगे। स्पेशली हमारे पास अभी करंटली जो पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरी 1-2 महीने के बाद शादी है, मेरे फेस पे एक्नी स्कार्स है। अब डॉक्टर साहब 2 महीने में आपको फेशियल्स करवा सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब आपका 2 महीने में एक्नी स्कार्स का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको एक्नी को इस हद तक नहीं छोड़ना है कि वो आपके फेस के ऊपर स्कार्स छोड़े, लेकिन अगर वो स्कार्स छोड़ भी दिए हैं तो उसमें कम से कम 1 साल लगता है और वो परमानेंटली पूरे खत्म नहीं होते, वो 70% तक अगर हम रिड्यूस करें तो ये आपके लिए 100% होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ट्रीटमेंट की बात की एक्ने के लिए, ठीक है, मेडिकली तो हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, घर में डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, अपने फेस को कैसे क्लेंजिंग कैसे करनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट्स इसके लिए होने चाहिए? जिनके फेस के ऊपर एक्नी हो या जिनकी ऑयली एक्नी प्रोन स्किन हो, उनके लिए ये रूटीन लाजमी है कि वो फेस के लिए सैलिसिलिक एसिड का कोई फेस वॉश यूज करें सुबह शाम, और उसके अलावा सीबम कंट्रोल मॉइस्चराइजिंग जो सीरम्स होते हैं या मॉइस्चराइजिंग लोशंस होते हैं या क्रीम्स होते हैं वो यूज करें अपने रूटीन, और उसके अलावा सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक दिन को कम से कम 4 मरतबा डॉक्टर साहब ये स्किन टाइप के मुतालिक होगा, उसके मुताबिक होगा या मतलब? बिल्कुल, जैसे अब किसी की स्किन ऑयली है, एक्नी प्रोन है, तो उसकी स्किन के लिए सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक बेहतर रहेगा, सीबम कंट्रोल मॉइस्चराइजर, और उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड का कोई भी फेस वॉश हो या क्लींजर हो, उससे सुबह शाम फेस वॉश करें। मॉइस्चराइजर जो है वो नाइट टाइम में अप्लाई करें, डे टाइम में जो है सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक दिन को कम से कम 4 मरतबा उसको अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा खाने पीने में जो है उसने बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है,
चिकन अवॉइड करना है, ड्राई फ्रूट वगैरह अवॉइड करने हैं। और उसके अलावा उसने अपना जो पिलो है उसका कवर फ्रिक्वेंटली चेंज करना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, एक्सरसाइज वर्कआउट करना है और खुद को बिजी रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिलो कवर से स्किन का क्या कनेक्शन है? आपके फेस के ऊपर एक्नी है तो आप एक पिलो के ऊपर सो रहे हैं, उस पिलो के ऊपर आपके जर्म्स और माइक्रोब्स वगैरह आ जाते हैं। जब आप उसके ऊपर कंटिन्यूअसली सोते हैं, जब आप फर्ज करें फेस वॉश भी कर ले, वापस उसी पिलो पे सो रहे हैं, तो वापस वही जर्म्स आपके फेस के ऊपर आ रहे होते हैं, उससे दोबारा से आप अच्छा, इट्स गुड कि आप डेली अपना पिलो कवर चेंज करें तो वो आपके स्किन के लिए बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सन ब्लॉक की आपने बात की, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने बाहर जाना है, डायरेक्ट सनलाइट में जाना है, तो ही हमने सन ब्लॉक यूज करना है। ये थोड़ा सा बताइएगा कि सन ब्लॉक किन किन टाइम पे हमें यूज करना चाहिए? सन ब्लॉक तो खैर हम पहले कहते थे, अब हम उसको यूवी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज ब्लॉक। अब अल्ट्रावायलेट रेज जो हम इस रूम में बहुत सारा लाइट्स एलईडीज लगी हुई है, यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज बी है। बी जो है वो स्किन की मिड तक जाती है या सुपरफिशियल डेप्थ तक जाती है। आप धूप में भी नहीं जा रही, उसके बावजूद आपका हाइपरपिगमेंटेशन ज्यादा हो रहा है। तो आपको अपने डेली रूटीन में, आप रूम के अंदर हो या बाहर हो, आप गाड़ी में हो या घर में हो, आप बाहर भी जाती हो या घर के अंदर हो, आपको सनब्लॉक दिन को 4 मरतबा लाजमी लगाना है। क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के वो आते हैं, एक अल्ट्रावायलेट रेज ए जो डायरेक्ट सन एक्सपोजर में होता है, एक अल्ट्रावायलेट रेज बी जो उनका लाइट रूम के मिरर से रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ रहा है, या यहाँ पे एलईडीज लगे हुए हैं, या मोबाइल स्क्रीन है, या टीवी स्क्रीन है। उसके अलावा आप किचन में कुकिंग कर रही है हीट के पास, और उसके अलावा ऐसा है विजिबल लाइट। एक दिन आप बाहर निकली, बादल थे, लेकिन मतलब धूप, डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं था लेकिन बादल थे, लेकिन वहां पे विजिबल लाइट था। अब विजिबल लाइट से भी आपको खुद को बचाना है। अगर आपके फेस जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए प्रोन है, आपके फेस के ऊपर चाइयां हैं या दाग धब्बे वगैरह है, तो आपको दिन को 4 मरतबा सुबह से शाम तक हर 2 घंटे के बाद सनब्लॉक लाजमी लगाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने अच्छी अवेयरनेस दी कि सनब्लॉक में भी डिफरेंस है। मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि बस गए और मेडिकल पे कह दिया कि बस कोई भी अच्छा सा सनब्लॉक दे दे और बस ले लिया, उसको अप्लाई कर लिया। सनब्लॉक का ये है कि पहले जमाने में अगर आप देखते थे तो जो स्पोर्ट्समैन ग्राउंड में जाके लगाते थे, बिल्कुल व्हाइट कास्ट करके लगाया हुआ होता। अब जब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने सनब्लॉक, नहीं डॉक्टर साहब वो नजर आएगा, लोग मुझे देखेंगे। अच्छा, सनब्लॉक में अब करंटली इतने सारे टाइप्स आ गए कि आप मतलब अपने मूड के मुताबिक कोई भी इस तरह का यूज कर सकते हैं। जैसे अब कोई वर्किंग वुमेन है, उसने डेली जाके फाउंडेशन लगाना है और ऑफिस जाना है, उसके लिए इस तरह के सनब्लॉक आए हैं कि उसमें टिंटेड सनब्लॉक है, फाउंडेशन की तरह है, बीबी क्रीम की तरह। इवन फाउंडेशंस में भी अब आ रहे हैं। तो वो आप दिन को 2-3 मरतबा अप्लाई करेंगे, आपका फाउंडेशन का काम भी हो जाएगा और उसके अलावा आपका सनब्लॉक भी रहेगा, आप अल्ट्रावायलेट रेज से भी प्रोटेक्ट रहेंगे। सेकेंडली, कुछ ऐसे मर्द हजरात होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं सनब्लॉक ना दे, मेरे फेस में नजर आएगा, लोग क्या कहेंगे। तो उनके लिए इस तरह के ट्रांसपेरेंट सनब्लॉक आते हैं जिस तरह पानी होता है, वो ऑयली भी ग्रेसी भी नहीं होते हैं, वो फेस के ऊपर नजर भी नहीं आते, वाटर बेस में होते हैं या इस तरह जेल बेस में होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन ऑयली भी होती है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी स्किन ओवर ड्राई होती है, तो उनके लिए फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन बेस्ड सनब्लॉक्स आते हैं जिनको वो अप्लाई करेंगे तो वो उनके लिए दोनों वो करेंगे। तो सब सनब्लॉक का स्टे कितनी देर हमारे फेस पे रहना चाहिए? लाइक अगर आपने मॉर्निंग में किया है तो उसकी कितनी देर बाद आपको वॉश करके दोबारा अच्छा, सनब्लॉक मैक्सिमम जो है वो 120 मिनट तक आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। 120 मिनट के बाद आपको री अप्लाई करना है, चाहे आपने आपके फेस के ऊपर वो सनब्लॉक क्यों पड़ा ही क्यों ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इश्यूज की बात कर रहे हैं तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों के भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, स्पेशली अगर बालों की बात की जाए, हेयर लॉस का इशू आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, स्पेशली क्वेटा में जो है वो मेल हजरात में हेयर लॉस का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और आप अगर बाहर जाएंगे, आपको 5 बंदों में से 1 बंदा जरूर नजर आएगा जिसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया होगा। कुछ ऐसे लोग भी आपको नजर आएंगे जिसने 2-3 मरतबा भी हेयर ट्रांसप्लांट किया होगा। मेन इशू ये है कि बालों का जो मसला है, बाल गिरने का,
मेन जो मसला है उसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसको कहते हैं जैसे एक आपकी बॉडी में जो मेल हार्मोन्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हो। दूसरा ये है कि आपकी फैमिली में, आपके जीन्स में ये चीज़ हो, मदर के साइड से या फादर के साइड से। कुछ लोगों में ये जीन्स डोमिनेंट होते हैं, कुछ में रिसेसिव होते हैं, कुछ में ये जीन्स नज़र आ जाते हैं, कुछ में नहीं आ जाते हैं, स्लीपिंग होते हैं। जिनमें नज़र आ जाते हैं उनके फिर बाल जो है वो गिरना लाजमी होता है। लेकिन उसमें यह है कि अगर वो टाइम पे ट्रीटमेंट करे, टाइम पे जो है उसको मैनेज करे और उसको कंटिन्यूअसली मैनेज क्या टाइम होना चाहिए डॉक्टर साहब? हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो आपको फौरन से ट्रीटमेंट पे चले जाना चाहिए? हेयर फॉल मेनली जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, जो परमानेंट हेयर लॉस है, उसमें हेयर फॉल इतना नहीं होता है जितना हेयर थिनिंग होता है। हेयर फॉल एक अलग चीज है, हेयर थिनिंग एक अलग चीज है। अब हेयर फॉल आपको कभी भी हो सकता है, फर्ज करो आपके ऊपर सडन स्ट्रेस, ट्रामा या कोई इंजरी या कोई इस तरह का आपकी बॉडी में डिफिशिएंसीज हो गई तो उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। उसको कहते हैं टेलोजिन एप्लोइयम। वो टेम्परेरी होता है, 1-2 महीने सडन हेयर लॉस होती है, लेकिन 3-4 महीने के बाद वो रिवर्स वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे होता है कि हेयर लॉस बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन हेयर थिनिंग हो रही होती है। यहाँ से साइडों से, यहाँ से बाल पतले हो रहे होते हैं और क्राउन से पतले होते हैं, और वो फिर वक्त के साथ पतले होके वो पूरे गायब हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि जब भी आपको ये महसूस हो कि मेरे बाल पतले हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, तो तब जाके आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में हम पेशेंट को मेडिसिन पे रखते हैं। अगर मेडिसिन से उसको फर्क न पड़े तो उसको फिर PRP है, एक्सोसोम्स है, उसके अलावा और भी इस तरह के ऑप्शंस है, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह, वो ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ट्रीटमेंट्स की बात की, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि PRP के मुतालिक आप बताएं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा है नौजवानों में। बिल्कुल, PRP जो है वो एक बहुत ही हेल्दी ट्रीटमेंट है। अच्छा। लेकिन इसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपकी ब्लड में, बेसिकली PRP होता क्या है, हम आपका ब्लड लेते हैं, उसको एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब में डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज, एक मशीन आती है, उसके थ्रू सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उनमें से प्लाज्मा और जो आपके रेड ब्लड सेल्स है उसको अलग करते हैं। फिर उस प्लाज्मा को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को PPP कहते हैं, एक को PRP कहते हैं। PPP होता है प्लेटलेट पोर प्लाज्मा और PRP होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसको जब हम सेपरेट करते हैं, फिर पेशेंट के बालों में हम एनेस्थेटिक क्रीम या एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लगा के फिर उस PRP को उनके बालों में इंजेक्ट करवाते हैं। अमूमन PRP हम फेस के लिए भी करते हैं और हेयर के लिए भी करते हैं। फेस के लिए हम नमिंग क्रीम लगा के फेस के ऊपर वो माइक्रो नीडलिंग के साथ अप्लाई करते हैं। बालों के अंदर हम डायरेक्ट इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट करवाते हैं। PRP के साथ फिर मुख्तलिफ कम्बिनेशन में कुछ चीज़ें होती है, जैसे उसको एक्टिवेट करवाना होता है इंजेक्ट करने से पहले, और उसके साथ साथ कुछ इस तरह के मेसोथेरेपी के इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें मल्टीविटामिन, मिनरल्स और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हेयर की नरिशमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसके अलावा इसके साथ माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं। माइक्रो नीडलिंग में ये होता है कि उससे माइक्रो ट्रामा देते हैं, वहाँ पे कोलेजन स्टिमुलेशन करवाते हैं, और उसके अलावा जो अपनी नेचुरल रिपेयर की पाथवे है उसको हम एक्टिवेट करवाते हैं, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है और हेयर लॉस जो है वो आपकी स्टॉप हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने PRP के फवायद बताएं, इसके नुकसानात बताएं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? स्पेशली जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट देख रहे हैं और जो इंटरेस्टेड भी हैं इसमें, तो आप हमें ये बताइए कि जो हमारे रेफरेंस से आएंगे उन्हें आप क्या स्पेशल ऑफर देंगे, कितना डिस्काउंट करेंगे, क्या फेवर करेंगे आपने? डॉक्टर साहब, एज मैटर करती है रिजल्ट्स पे? लास्ट एज लिमिट क्या होगी कि जिसके बाद आप बोले कि हम इस ट्रीटमेंट पे पेशेंट को नहीं ले जा सकते? देखिए, अभी जो करंटली एक्सोसोम्स है, अभी हम बात कर रहे थे PRP की, ये PRP से 18 गुना ज्यादा पावरफुल है। एक्सोसोम के जरिए जो है हम बेसिकली पेशेंट के जो हेयर है होते हैं, जो हेयर फॉलिकल होते हैं, उनका हम सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते हैं। सिंपल। हम जब इस ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं, रिजल्ट आ भी गए, वो रिजल्ट्स कितना अर्सा तक स्टे करते हैं? तो आप इन्हीं बालों को 10 साल मजीद भी बचा सकते हैं। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का वेट बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन उसका जो मास है वो ज्यादा होता है, लाइक बॉडी में फैट ज्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ओलंपिक की बात की, क्या ये सेफ है? लोग आजकल बहुत ज्यादा इसकी तरफ जा रहे हैं।